बैठक सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, बैठक एक आत्मीय संवाद का ऐसा मंच जहां हम मिलते हैं ऐसे महानुभावों से, ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने संघर्ष, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल खुद को स्थापित किया है, बल्कि जो अपने विचारों और अपने कार्यों के माध्यम से समाज एवं व्यवस्था में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में एक ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व उपस्थित हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं सरगुजा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल जी। सर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पुलिस में आप एक उच्च पद पर अभी विराजमान हैं और इस क्षेत्र में जाने का विचार क्या आपका बचपन से था या किसी और क्षेत्र में जाना चाहते थे? यहाँ इस पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में आने का आपका क्या कहानी है? इस क्षेत्र में कैसे आए? देखिए, मैं इसके पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहूँगा जी कि मैं बिलासपुर ज़िले के एक छोटे से गांव मटियारी में पैदा हुआ। वहीं 5वीं तक पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अगला पढ़ाई फिर बिलासपुर में हम लोग किए। ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएट होने के बाद हमारी इच्छा थी सरकारी नौकरी की जी। और सरकारी नौकरी के लिए हमने प्रयास किया और 2 बार इसमें असफलता भी मिली और तीसरी बार मेरिट के आधार पर हमको पुलिस का सर्विस मिला। और ऐसा पूर्व से कोई इच्छा नहीं थी कि पुलिस की नौकरी करनी थी, केवल सरकारी नौकरी की इच्छा थी। लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए यही निश्चित किया कि आपको पुलिस विभाग में नौकरी करना है और हम यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। जी, तो सर, पुलिस विभाग में नौकरी लगने की कहानी क्या है? अवश्य ही आपने इसके लिए मेहनत किया होगा, संघर्ष किया होगा, तो वो थोड़ा सा बताइए। कैसे इस विभाग में आप पहुँचे और उसके बाद फिर अभी जो एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक की क्या कहानी है? निश्चित रूप से बहुत संघर्ष का दिन रहा है वो जी। असंभव तो नहीं था, संभव था। और संभव बनाने के लिए जो कुछ विषय जो माता पिता ने सिखाया कि हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे उसके लिए पहले तो ईमानदारी से मेहनत जी और अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखो और लक्ष्य के रास्ते में कोई भी चीज़ जो है उससे आप दूर रहो, सिर्फ लक्ष्य को कंसंट्रेट करो और उस पर ईमानदारी से मेहनत करो और सफलता मिलेगी। जब हम पीएससी का एग्ज़ाम देना शुरू किए तो 2025 में पहली बार इसका एग्ज़ाम दिए। जी, सॉरी 1995 में 1995 में हम पहली बार पीएससी का एग्ज़ाम दिए और हमारी कुछ कमियां रह गई तैयारी में, तो हमारा उस साल हुआ नहीं। अगले साल तैयारी फिर से किए और फिर से करने के कारण हमने बहुत अच्छी, उस समय जितने भी पूर्व में जितने भी हमारे टेस्ट हुए सभी में हमका अच्छा नंबर मिला। लेकिन अल्टीमेटली फिर भी 96 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें उस साल हमारा दुर्भाग्य कहें या जैसी भी इच्छा रही, पद कम हो गए। 52 पदों पे परीक्षा हुई, उसके कारण फिर से हमारा सिलेक्शन होना रह गया। जी। उस समय एक बड़ी निराशा भी आई कि 2 बार इस एग्ज़ाम में असफलता मिली है, अब आगे कैसे किया जाए। लेकिन उसी समय माता पिता का आशीर्वाद, घर के बड़े भाई का जो एक समझाइश होता है बड़े भाई का कि इसमें क्या क्या आप करें, गुरुजनों का एडवाइस कि फिर से मेहनत करें और देखिए उसमें क्या कमी थी, क्या रह गई थी, उन चीज़ों को फिर हम समझें। और समझने के बाद ईश्वर की कृपा रही कि फिर 97 का जो पीएससी था उसमें हम पास हुए और डीएसपी के पद पर हमारा चयन हुआ जी। और उसके बाद हम ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद आज डीआईजी हो गए और अब आपके सामने हैं। जी। मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे जो भी श्रोता हैं जी। कि कभी भी जो असफलता होती है उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता से सीखनी चाहिए कि उसमें हमने हमारे पिछले जो काम थे उसमें हम असफल क्यों हुए, उन कारणों को ढूंढें और ढूंढकर उनको फुलफ़िल करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा ऐसा अनुभव है क्योंकि मुझे मिला। जी, प्रारंभ में आपने बताया था सर कि बिलासपुर के एक छोटे से गांव से आप आते हैं। हम आपके बचपन को थोड़ा और कुरेदना चाहेंगे, बचपन की यादों को। कौन कौन से वो घटनाएं थी बचपन की, कौन कौन सी वो यादें हैं आपके परिवार में जिन्होंने आपको जो लगता है कि आपको वो अनुभव दिए, वो सीख दिए, वो विचार दिए जिससे आप आज इस सफलता के इस मुकाम तक पहुंच सके हैं? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप याद करना चाहेंगे?
जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, पिता कृषक थे जी, और 11 साल की उम्र तक मैं गांव में ही रहा जी। तो गांव की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे गांव में लालन पालन होता है, पोषण होता है, जैसे दिनचर्या होती है, हमारा भी जीवन वैसे ही था। 5वीं तक हमने वहाँ पढ़ाई की। आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ बताऊंगा कि हमारा 5 क्लास था और एक हमारे शिक्षक थे गांव में जी। लेकिन वो शिक्षक इतने अद्भुत थे कि 5 क्लास को बराबर समय देते थे और 5 क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। हम लोग को भी ऐसे प्रशिक्षित किए थे कि जब हम लोग 4वीं पढ़े तो हमको 3री का पढ़ाई खुद हमको करवाना पड़ता था। जब हम लोग 5वीं क्लास में पहुंच गए तो 4वीं, 3री, 2री और 1ली सब क्लास के बच्चों को हमको ही पढ़ाना पड़ता था। केवल हमारे टीचर हमको मार्गदर्शन देते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है। ऐसे परिवेश में हम वहाँ पर रहे, पले बढ़े और उसके बाद वही जो हमने अपने शिक्षक का एक संघर्ष देखा जी, कि वो अकेले होने के बाद कभी इग्नोर नहीं किए अपने कर्तव्यों को और स्वयं उसमें प्रयास किए और हम लोगों के माध्यम से भी प्रयास कराए और सभी बच्चों को बराबर शिक्षा देते रहे और अच्छे बच्चे निकले हैं उस हमारे छोटे से गांव के स्कूल से, जनपद प्राथमिक शाला से, मटियारी से जी। और गांव में रहते ही हम और देखे कि हमारे चूँकि पिताजी किसान थे, ईश्वर पे भरोसा जी, कि हमारे पिताजी किसान थे। आप जानते हैं कि पहले बारिश भी कम होती थी, सिंचाई के साधन ज़्यादा नहीं थे, नहर भी नहीं था, ट्यूबवेल भी नहीं था। उस ज़माने में पिताजी हमारा खरीफ के फसल में संपूर्ण चीज़ खेत में लगा देते थे, फसल लगा देते थे, उसमें खाद डाल देते थे, गुड़ाई का काम सब कर देते थे जी, पूरा हमारा जो बचत है, पूरी संपत्ति वो कहाँ चली जाती थी? खेत में। जी, कहाँ? खुले आसमान के नीचे। लेकिन उसके बाद भी हम देखते थे कि पिताजी को भरोसा रहता था कि फसल अच्छा होगा और आने वाला समय हमारा बेहतर होगा, अगर आने वाला साल और बेहतर होगा। उससे हम सीखे कि ईश्वर पे आस्था कितना मजबूत होता है और उसका परिणाम कितना सुखद होता है और हर साल अच्छा फसल होता था और हमारा परिवार, हमारा गांव और हमारा पूरा समाज बड़ा खुशहाल रहता था। तो ईश्वर पे आस्था जो चीज़ है वो मैं अपने गाँव से, अपने पिताजी के विश्वास से सीखा था कि ईश्वर पे आस्था से आपको कितनी शक्ति मिलती है और कितने आप सफल हो सकते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें जो गाँव में मैं सीखा और संघर्ष, गांव में आप भी जानते हैं कि हमारे जब हम लोग 70 के पैदाइश के लोग हैं, उस समय बिजली की बड़ी समस्या थी, उस समय हेल्थ की बड़ी समस्या थी, एजुकेशन का तो आपको बता ही चुका हूँ। फिर भी उस समय पर हम लोग गांव में बड़े खुशी से रहते थे और सब चीज़ों के लिए एक दूसरे को मदद करके हम लोग वहाँ पर काम करते थे। तो ये चीज़ वहाँ भी सीखने में आया कि संघर्ष क्या होता है और संघर्ष से कैसे निपट सकते हैं वो आपसी सहयोग से। इन सब चीज़ों को हम देखें और ये सब चीज़ें जो गाँव में सीखे थे वही बाद में हमारा काम आए। जी, कहीं न कहीं ये जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, ये आपके व्यक्तित्व को आपको और निखारते हैं, आपको और मजबूत बनाते हैं। आपने परिवार का जिक्र किया सर, मैं और भी जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और अभी कहाँ कहाँ हैं? हमारे जो बड़े भाई हैं श्री अवधेश अग्रवाल जी हैं, वो अभी बिलासपुर में निवास करते हैं और ग्राम मटियारी में भी पिताजी के जो विरासत में खेती है उसको देखते हैं और पूरा काम करते हैं। इसके अतिरिक्त तो समाज सेवा के काम में भी जुड़े हुए हैं जी। बहुत सारे गौशाला और अन्य प्रकार के जो एक अग्रवाल परिवार का काम होता है उसमें जुड़े हुए हैं, लगातार समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं। जी। और उनके भी 2 बच्चे हैं। उनका एक बच्चा अभी SBI में नौकरी में चला गया, दूसरा बेटा वो एक शॉप चलाता है। ऐसा हमारा परिवार है। एक हमारी छोटी बहन है, महासमुंद में रहती हैं, वो हमारे सर्वेयर हैं, हमारे जो दामाद हैं और वहीं रहती हैं। उनका भी बड़ा खुशहाल जीवन है। छोटा सा हमारा परिवार है। हमारी धर्मपत्नी जो है वो रायपुर से हैं और पुरानी बस्ती से हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो इसके साथ ही बहुत सारे समाज सेवा का भी काम में जुड़ी हुई हैं। और एक प्री राइडर करके अखबार भी वो यहाँ से पब्लिश करती थी भिलाई से, अभी कुछ कारणों से कुछ दिनों से अभी वो बंद है। तो एक प्रकार से वो पत्रकारिता जगत से भी जुड़ी हुई हैं। और 2 मेरे बच्चे हैं जी। हमारी बड़ी बिटिया है जो अभी ग्रेजुएट हो गई है और वर्तमान में वो भी प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से कोई सरकारी नौकरी में चले। उसके लिए बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रही हैं। छोटा बेटा भी 12th पास किया है और आने वाले समय में वो डॉक्टर बनने की उसकी इच्छा है। बाकी जैसे ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा। जी सर, आपने पुलिस सेवा में एक लंबा समय बिताया है और इस दौरान बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, बहुत जगहों पे आपकी पोस्टिंग हुई होगी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस लंबी पुलिस सेवा के दौरान कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसी घटनाएं जो आज भी आपको याद हो या जो अक्सर आपको याद आता हो, जो कहीं न कहीं आपके जीवन में एक मोड़ लाने का काम किया हो या आपको कहा जाए अधिक संवेदनशील बना दिया हो या अधिक परिपक्व बना दिया हो, अधिक कठोर बना दिया हो, इस तरह की कोई घटना हो जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे?
बहुत से विषय हैं। 98 से हम लोग नौकरी में हैं और आज 2026 है जी। लगभग 28 साल से पुलिस की सेवा, जिसके माध्यम से हम जनता की सेवा कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और लगातार चाहे हम डीएसपी रहें, चाहे एडिशनल एसपी रहें, एसपी भी रहें जी। तो लगातार देखने में है कि मैं फील्ड में ही रहा और जनता के बीच ही काम करता रहा। तो ढेरों अनुभव है, बताने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसा कि आपका विषय है और जो आपने विषय कहा है, तो ऐसे बहुत सारे विषय पुलिस की नौकरी में आते हैं कि जो जीवन में याद रहता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा कि मैं दुर्ग में एडिशनल एसपी था जी। दुर्ग में सुबह सुबह 7 बजे के आसपास थाना प्रभारी फ़ोन किया, सुपेला थाना प्रभारी, कि सर क्षेत्र में एक परिवार जो है पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली, आप आइए। मैं घटनास्थल गया और घटनास्थल जाके देखा तो एक अच्छा भरा पूरा परिवार था, पति पत्नी 2 छोटे छोटे बच्चे थे जी। चारों लोग सुसाइड कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे, जहर का सेवन किए थे। देख के मैं अत्यंत द्रवित हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो छोटे बच्चे थे 3 साल और 4 साल के थे, तो उनकी जो स्थिति थी देख के बहुत मुझे दुख हुआ कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि माँ बाप को ऐसे बच्चों के साथ भी खुद को और इनको सबको समाप्त करना पड़ा है। तो मेरे लिए बड़ा वो चैलेंज का विषय था और मैं उसके बाद फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन में काम में लगा और लगने के बाद उसका जब हम लोग कंप्यूटर चेक किए तो वो लोन के चक्कर में फंस गया था, जो ऑनलाइन लोन का चक्कर रहता है उसमें फंस गया था। और उसमें हम लोग फिर जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहुँचे तो दिल्ली की एक कंपनी थी, एक पार्टी थी, जो इनको ऑनलाइन लोन दिलाने के माध्यम से 14 लाख रुपए इनसे ले लिए थे जी। पूरी इनकी जमा पूंजी थी उसमें बर्बाद हो चुकी थी, इनके पास कोई रास्ता नहीं था और अल्टीमेटली ये ऐसी घटना को अंजाम दिए थे। फिर जब हम आरोपी पकड़े तो सबसे दुख मुझे उस समय हुआ कि जो आरोपी थे उनको पता ही नहीं था कि उनके इस कृत्य के कारण ऐसा भरा पूरा और अच्छा खुशहाल परिवार, उनके इस कारण से डेथ हो गई है जी। कि उनको तो लगा कि वो ठग दिए हैं, लेकिन उनके ठगने के बाद जो घटना हुई है उससे वो नावाकिफ़ थे। उसके बाद हम लोग बहुत अवेयरनेस का कार्यक्रम इसके लिए चलाए हैं जी। जी। वहाँ भी उस समय चलाए और दिल्ली में जितने भी हमारे पुलिस के अपने कॉन्टेक्ट्स थे उनके माध्यम से भी कि ऐसी घटना हुई है, ताकि लोगों को कम से कम लगे कि वो तो केवल आर्थिक लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों को कितनी बड़ी हानि होती है इससे वो नावाकिफ़ थे। तो लगता है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। फिर उसको हमने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और बाद में हमने माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको हमने सजा भी दिलवाई। तो एक ऐसा होता है। इसी प्रकार से एक ऑपरेशन मुस्कान, दुर्ग की प्रतिस्थापना की बात है जी। ऑपरेशन मुस्कान चला, जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ में नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब करने का एक अभियान था। तो मेरे नेतृत्व में हमने उसमें काम किया था और 1 महीने के अंदर 84 बालिकाओं को, 84 बालिकाओं को हमने पूरे देश से हमने दस्तयाब करके लाए थे और उनके माँ बाप के सुपुर्द किए थे जी। तो जब वो घटना हम लेके आते थे बच्चों को और ला के जब माँ बाप को हम सुपुर्द करते थे तो माँ बाप के चेहरे में एक जो खुशी आती थी, जी। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बच्चे उनको वापस मिलेंगे। लेकिन हम बहुत प्रयास होता था, बहुत उसके लिए काम करते थे, लेके आते थे, उनको देते थे। वो जो खुशी माँ बाप के चेहरे पे दिखती थी, उसको देख के हमको जो संतुष्टि मिलती थी, वो एक मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा विषय है। और इसीलिए आज भी मैं कम से कम गुम बालक बालिका वाले या फिर कोई भी गुम इंसान के प्रकरणों से बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जी। इस माह भी हमने अभी यहाँ अपने यहाँ पर अंबिकापुर प्रतिस्थापना के दौरान यहाँ भी हमें भी 1 महीने का अभियान चलाए हैं। इसमें भी हम लोगों ने 114 गुम इंसान हम लोगों ने ला के दस्तयाब करके उनके घर वालों को सौंपा है, जिसमें 14 नाबालिग बालक और बालिकाएँ हैं। तो ये काम मुझे बड़ा संतुष्टि देता है ऐसे करने से। और बाकी अपराध विवेचना और अन्य काम तो जो पुलिस के बेसिक काम है वो तो होते ही हैं, उसमें करते हैं। एक और घटना आपको मैं अभी बताना चाहूँगा कि पिछले में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित था जी। वहाँ भी एक बड़ी घटना हो गई थी। एक राजेश ज्वेलर्स करके दुकान है, वहाँ 11:30 बजे दिन में कुछ लोग आए और कट्टा दिखा के और अन्य प्रकार से हथियार दिखा के लगभग 4.25 करोड़ की डकैती की है। उसके यहाँ से सोना ज्वेलरी शॉप से 11:30 बजे दिन को लूट के ले गए। मुझे खबर मिली, मैं बलरामपुर में था, 20-25 किलोमीटर दूर है। मैं घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल पहुंचने के बाद हमने फुटेज और अन्य प्रकार से, और अब आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको भी लगेगा कि ऐसे हो सकता है क्या, 4.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने
कम से कम आइडेंटिफाई कर लिया कि किन लोग आए थे, किन लोग डकैती की और कैसे क्या किए, और पूरा उनका गैंग था, कौन कौन साथ हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने 4-4.5 घंटे के अंदर आइडेंटिफाई कर लिए और लगातार उसमें हम काम करते रहे और अल्टीमेटली वो सभी गिरफ्तार हुए। और जितना सोना चांदी और जो भी चीज़ें लूट के ले गए थे, डकैती करके ले गए थे, सब पूरा का पूरा मशरूका जब्त हुआ। और अभी माननीय न्यायालय ने सभी को सज़ा भी दी है, हमारे रामानुजगंज माननीय न्यायालय ने। तो एक बड़ा ऐसा विषय है पुलिस में भी कि ऐसी भी घटनाएं पुलिस में होती हैं, और इस प्रकार से घटना जब आप क्रैक करो, लोगों को सज़ा दिलाओ, तो बड़ा संतुष्टि देता है और उससे बड़ी शांति भी मिलती है। जी, आपने एक घटना का जिक्र किया प्रारंभ में, आत्महत्या वाली। अभी फ़िलहाल में एक देखने को मिलता है कि साइबर क्राइम की जो समस्या है, बहुत सारे कोशिश किए जा रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन फिर भी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे युवा इसके जाल में फंस जाते हैं और अक्सर इस स्थिति तक नौबत आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए, और क्या कारण है कि इसको हम उस स्तर पर रोक नहीं पा रहे हैं जितना कि एक लंबा अरसा से ये चलता आ रहा है? आपके हिसाब से क्या? पुलिसिंग के क्षेत्र में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो साइबर क्राइम है हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है जी। और इसके लिए हम 2 क्षेत्र में काम करते हैं। एक तो साइबर क्राइम ना हो जी, उसके लिए बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम, हम स्कूलों में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, समाज के बीच जाते हैं, अन्य प्रकार के जो संगठन हैं उनके माध्यम से, और जितने भी स्थिति हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अन्य पम्पलेट हो, पोस्टर हो, सभी के माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं और वर्तमान समय में कैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं, लोगों को कैसे ठग रहे हैं, आने वाले समय में और कैसे इसमें आगे आ सकता है कि क्या क्या वृद्धि हो सकती है, इन सब चीज़ों से और कैसे इससे बचा जा सकता है। ये तीनों विषय पे हम जनता के बीच जाते हैं, उनके बीच ये सब बातें रखते हैं और ये तो हमारा पहला क्षेत्र है और जनता उससे अवेयर हो रही है। लगातार अब साइबर क्राइम में हो तो रहे घटनाएं, पूरी तरीके से बंद नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ न कुछ इसमें कमी आ रही है। अब लोग OTP देना बंद कर दिए हैं, लोग APK फाइल खोलना बंद कर दिए हैं। ये हमारे पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हमारा जो 1930, इसमें आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि यदि आप साइबर क्राइम में कभी फंसते हैं तो 1930 में तुरंत आप इसमें लोगों से अपील है कि उसमें आप रिपोर्ट करें, आपका कम से कम पैसा होल्ड हो सकता है। और दूसरा क्षेत्र, यदि साइबर क्राइम हो जाता है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो नंबरों के माध्यम से हुए हैं, जो खातों में पैसे गए हैं, या उसमें जो भी हमको इनपुट मिलता है उसके आधार पर हम आगे उसमें काम करते हैं। और बहुत सारे प्रकरणों में हमने आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है जी। और वर्तमान समय में नेटग्रिड और अन्य प्रकार के जो इंटरनेट के माध्यम से आरोपियों को पकड़ने के जो ऐप हैं उनके माध्यम से भी मदद लेकर इसमें काम कर रहे हैं जी। सर, जब आप पुलिस के एक उच्च पद पर और कहें जिला के सर्वोच्च पुलिस पद पे आप विराजमान होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां जो है 2 तरफ की हो जाती है। एक तरफ तो आपको पुलिस प्रशासन को मोटिवेट करके रखना है, उनको प्रोत्साहित करके रखना है, उनसे काम करवाना है, और दूसरी तरफ जनता की जो है अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं और सीधे आपको समाज से इंटरेक्ट करना होता है। तो इसके बीच में आप सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? कैसे एक पुलिस प्रशासन को भी मोटिवेट करके रखना है और जनता को भी अपने साथ लेकर चलना है, तो ये सामंजस्य बिठाना कितना कठिन होता है और कैसे करते हैं? बिल्कुल सही कहना है आपका, ये बड़ा दुष्कर विषय है और जो नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है जी। इसमें 2 चीज़ें हैं कि समाज की हमसे क्या अपेक्षा है। समाज की अपेक्षा रहती है कि उनकी संपत्ति की रक्षा हो और उनके किसी प्रकार से उनको बॉडी में कोई नुकसान न पहुंचे, प्राण की रक्षा हो, समाज में शांति बनी रहे, सब अपना अपना अच्छे से काम करें, ये जनता की अपेक्षा रहती है और उस अपेक्षा के अनुरूप हम लोग काम करते हैं जी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जनता पुलिस है और पुलिस ही जनता है। हम लोग स्वयं भी नागरिक हैं और हमको नागरिक को एक वर्दी दिया गया है कि आप अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें जी। तो जनता और पुलिस दोनों में समन्वय और सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। बिना जनता के सहयोग के पुलिस तो कुछ कर भी नहीं सकती, एक भी कदम नहीं चल सकती, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए जनता का हमेशा 100% सहयोग हमको अपेक्षित है और मिलता भी है। और सरगुजा में तो मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। एक छोटी सी भी घटना होती है तो इतने लोगों का फ़ोन आ जाता है, उसके बारे में इनपुट दे देते हैं कि ये है, मेरे लोगों से अच्छे संबंध भी हैं। तो आपको जनता से अच्छा संबंध रखना पड़ेगा,
जी। वो भी जो भी बातें, जो भी सूत्र आपको बताते हैं उसको आप एनालाइज कीजिए। कुछ उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप एनालाइज कीजिए और उसकी मदद लीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इन सब चीज़ों को करने में मेरा पूरा स्टाफ लगता है, पूरा मेरा थाना प्रभारी, गस्टर्ड अफसर, नीचे के हवलदार, सिपाही तक, सब लोग को लग के सब कामों को पूरा करना पड़ता है। उनके भी आप जानते हैं कि हमारे वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा है, जी जी। 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो कहीं ना कहीं पर उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको परेशानी भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे स्टाफ का क्या वेलफेयर हो सकता है, उनके शारीरिक क्षमता को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको मानसिक तौर पर कैसे उनको अच्छे से रखा जा सकता है ताकि किसी प्रकार से कोई परिस्थिति ना बने, कितना बेस्ट हमारे विभाग में काम करके जनता की सेवा में अपना सेवा दे सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को करने के लिए हम अपने स्टाफ के लिए भी, उनके लिए भी हमारा फिज़िकल के लिए परेड होता है, पीटी होती है, साथ में उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे हम काम चलाते हैं। पुलिस लाइन में भी बहुत सारे हमारी गतिविधियाँ चलती रहती है, और स्वयं मैं, कोई भी स्टाफ जो है वो मुझसे कभी भी मिलता है और उनका जो भी वेलफेयर का काम होता है, जो भी उनके नीड्स होते हैं, मैं बिल्कुल पूरा करता हूँ। जी सर, अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पुलिस कैरियर के दौरान, या कहें पुलिस सेवा के जो आपके अनुभव रहे हैं उसके दौरान, सरगुजा अंचल में एक लंबा समय आपने व्यतीत किया है, और आपने अभी जिक्र भी किया है सरगुजा के बारे में, सरगुजा की घटना की। तो सरगुजा अंचल का, इसमें सरगुजा ज़िला, बलरामपुर ज़िला और आसपास के जो भी ज़िले हैं उनको सबको मिलाकर कैसा अनुभव रहा आपका इस अंचल का, और सरगुजा ज़िला के लिए विशेष रूप से क्या क्या मुख्य कार्य हैं जो आपने सोच रखा है या जिस पर आप काम कर रहे हैं वर्तमान में? सरगुजा बड़ा सौम्य रमणीय स्थल है जी। आप देखेंगे कि हमारे भारत के मानचित्र में लोग बस्तर को बहुत ज़्यादा पहचानते हैं बजाय कि हमारे सरगुजा रीजन के। लेकिन मैं बस्तर में भी बहुत लंबे समय तक काम किया हूँ। सरगुजा में भी मेरा चौथा ज़िला है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ जी। सरगुजा भी उतना ही रमणीय क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक स्थल हैं और बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है। आप देखेंगे कि तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तापमान बहुत मध्यम रहता है, और उसके कारण लोग बहुत स्वस्थ होते हैं और बड़े अच्छे से यहाँ पर रहते हैं। एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है सरगुजा। अभी वर्तमान समय में जैसे हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व मुखिया हैं वो भी इस क्षेत्र हैं, तो बड़ा इसको अभी वो मिला हुआ है। और आप देखेंगे कि बहुत अभी माननीय राष्ट्रपति महोदया भी हमारे सरगुजा आई थी। तो इस प्रकार से अब सरगुजा देश के मानचित्र में है जी। और इस क्षेत्र में हमारा जो पुलिस का काम है कि हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं जी। कभी उनका क्राइम के प्रति, अपराध के प्रति कोई झुकाव ऐसा कि हम अपराध करें, बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर नहीं हैं। अच्छे लोग हैं, उनके मन में किसी प्रकार से कोई ऐसा बात नहीं रहता है कि अपराध करना है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि छोटी मोटी बातों को लेकर और अन्य प्रकार के विषय को लेकर आपस में रंजिश या झगड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला या आपराधिक ऐसा कोई गुट या गुंडा, इस प्रकार से कोई स्थिति यहाँ पर वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। और जो भी अपराध यहाँ पर होते हैं उन अपराधों को पुलिस बड़ी तत्परता से उसमें कार्रवाई करती है और कड़ी कानून हम लोग उसमें लगाते हैं और माननीय न्यायालय से उसमें हम सज़ा भी दिलाने का प्रयास करते हैं जी। आने वाले समय में सरगुजा के नागरिकों से मेरा अपील रहेगा कि जैसे मेरे को यहाँ पर 3 क्षेत्र है जिसमें मैं काम करता हूँ। एक तो नशे की, जो यहाँ पर कुछ बच्चों ने अभी जो नशीली दवाइयाँ हैं उनका उपयोग शुरू किए हैं, तो मैं आपके माध्यम से आम जनता से और सभी पालकों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम इससे ज़रूर दूर रखें जी। और जब बच्चा आपका रात को घर लौटता है तो उसको एक बार चेक ज़रूर करें कि क्या बच्चा किसी प्रकार से कोई ऐसा नशा करके घर तो नहीं आ रहा है। यदि आता है तो माता पिता रोकें। कोई भी बच्चा माता पिता के रोकने के बाद गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकता, ये मेरा अपना अनुभव है। कोई हिम्मत नहीं करता है कि माँ बाप एक बार रोके तो दोबारा उस काम को करेगा वो। तो माँ बाप के लिए एक बड़ी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, और हम लोग भी लगातार इसमें जागरूकता और अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारी नव अभियान की टीम है जिसके माध्यम से हम लोग इसमें काम करते हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि हर साल सरगुजा में 4000 के आसपास नए वाहन खरीदे जा रहे हैं जी। रोड और रास्ते हमारे पुराने हैं, जितने अभी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई नहीं है जी। जो भी बाईपास है प्रस्तावित है, काम चल रहे हैं।
तो 4,000 वाहन खरीदे जा रहे हैं, और जिनके पास एक गाड़ियाँ थी 2 हो गई, 2 थी 4 हो गई, और लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार दुर्घटना यहाँ पर होता है। तो यातायात के क्षेत्र में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बहुत सारा इसमें भी अवेयरनेस के कार्यक्रम कार्रवाइयाँ भी करते हैं, और विशेषकर लोग जो नशे में होकर गाड़ी चला रहे हैं वो भी बड़ा विषय है, जिसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये 2 बड़ा क्षेत्र है जिस पे मुझे लगता है कि सरगुजा के नागरिकों से अपील है कि इसमें हम काम कर रहे हैं, आपका पूरा सहयोग चाहिए जी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें पुलिस को भी सफलता मिलेगी, और जनता का सहयोग तो यहाँ मिलता ही है, इसमें भी मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। साथ ही जो बाहरी लोग यहाँ पर आके यहाँ पर क्राइम कर रहे थे जी। उस प्रकार की गतिविधियों पे तो हमने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं, और अभी एंड टू एंड भी बेचना है। जो गांजा लेकर आते थे या कोई भी नारकोटिक्स उड़ीसा से निकलकर हमारे क्षेत्र से होकर यूपी और बिहार लेके जाते थे जी। तो अब एंड टू एंड भी बेचना जैसे हम करने लगे हैं कि जहाँ से निकला है उस पर कार्रवाई, जो उसको लेके जा रहा है उस पर कार्रवाई, जो मंगा रहा था उस पर कार्रवाई, और वहाँ पर जो मेन खरीदार था उस पर कार्रवाई, ऐसे करके पूरा एंड टू एंड विवेचना करने लगे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क को तो लगभग हम लोग अभी ख़त्म कर चुके हैं जी। अब नशीली दवाइयों पे भी इसी तरीके से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाइयाँ भी हमारी लगातार चल रही है। लेकिन ये 2 विषय है जिस पर काम करने की यहाँ पर बड़ी ज़रूरत है जी। सर, आपके अनुभवों के बारे में विशेष रूप से पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम अनुभवों को हमने जाना, लेकिन अब मैं पुलिस और आपके सेवा के अनुभवों से इतर एक नए अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। इस वर्ष आकाशवाणी अपने स्थापना का 90वां वर्ष मना रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आकाशवाणी से जुड़ी कुछ यादें आपकी भी होंगी, कुछ अनुभव आपके भी रहे होंगे। तो कोई ऐसा अनुभव जो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ आप हमसे साझा करना चाहेंगे, कुछ यादें? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। आकाशवाणी अपने इतने सफलतम और इतने पूरा आपका इतना पुराना पृष्ठभूमि है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए तो बधाई, धन्यवाद। आपको एक बहुत बड़ा, मेरी सफलता के पीछे आकाशवाणी की बड़ी भूमिका है जी। आपको याद होगा कि 7:15 बजे एक प्रादेशिक समाचार आता था जी जी, शायद आपको याद होगा, अभी भी आता है 7:15 बजे। अब तो समय में बदलाव हो गया है, लेकिन आता है। 7:15 बजे मध्य प्रदेश में एक प्रादेशिक समाचार आता था, और उसको मैं रोज़ सुनता था जब मैं परीक्षा की तैयारी करता था, रोज़ रेडियो में जी 7:15 बजे हम लोग उसको प्रादेशिक समाचार को सुनते थे। और अब बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे मैं उसमें फिर नोट भी करता था, नोट डाउन, कि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जो भी उद्घोषक रहते थे शेयर करते थे, समाचार में बताते थे, बहुत सारे मेरे काम के विषय उसमें आते थे। आपको बताना चाहूँगा कि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल एक क्वेश्चन आया उसमें, हमारे मेंस के एग्ज़ाम में, जीएस के एग्ज़ाम में जी, माध्यम करके शब्द आया था कि माध्यम क्या है जी। अब माध्यम को कोई नहीं जानता था, मैं इतने जानता था कि माध्यम एक क्या बोलते हैं वो है, पत्रिका है जी। ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली थी? प्रादेशिक समाचार से जी। उसमें उस समय जनसंपर्क मिनिस्टर थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने उसका पत्रिका का वो किया था, अनावरण किया था। तो उसमें वो भाषण में समाचार बताए थे कि आज इस पत्रिका का ऐसे ऐसे करके माध्यम का अनावरण हुआ है, और इसके बाद इसमें सरकार की योजनाएं जो इसमें पूरी है और आगे आए कैसे लाभ उठाओगे आप, समझो जानो और उसके बाद लाभ उठाओ, ऐसा करके एक पत्रिका, इतना ही मुझे याद था और कुछ ज़्यादा उसमें नहीं था। अब वो करीबन उस समय 7.5 नंबर का क्वेश्चन था जी। लेकिन जब मैं उसको देखा माध्यम को तो पता नहीं, मुझे लगा कि यही चीज़ है जी। एकदम मैं भी निश्चित नहीं था, तो मैं उसको लिखा तुरंत कि माध्यम एक ऐसा बीच का वो है जो पत्रिका है जी। जो ऐसे ऐसे करती है, सरकार की योजनाओं को उसमें पब्लिश करती है और पूरी योजनाओं के बारे में बताती है कि आए आप कैसे इसको लाभ लें, क्या इसके प्रोसेस हैं, कैसे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब बाद में हमारा आंसर शीट आया तो सही था आंसर जी, और उसमें हमको 5.5 नंबर मिला था, क्योंकि बाकी लोग उसको कुछ लिखे ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था माध्यम क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको प्रादेशिक समाचार के माध्यम से आकाशवाणी से मिलती थी। और उसके बाद बहुत सारे जो कार्यक्रम होते थे आकाशवाणी के जी। एक तो शायद आपको याद होगा, चौपाल का भी प्रसारण हमारे रायपुर आकाशवाणी से होता था, अभी भी होता है सर, हमारे यहाँ से भी होता है। बिसाहू दास जी अपन क्या 2 थे ना जी जी, अपने हमारे वहाँ के रहने वाले अभनपुर क्षेत्र के 2 ब्रदर जो रहते थे जी जी, जिनका अभी वर्तमान में ढाबा भी है, शायद आपको याद भी नहीं होगा, क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ, बिसाहू भाई, और वो दोनों चलाते थे चौपाल का कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था।
अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि चौपाल का कार्यक्रम हमारे गांव में 2 रेडियो थे जी। तो हमारे घर के सामने चौपाल था, जो चौपाल क्या वो एक छोटा सा वो था बैठक जैसा जी। उसमें वो रेडियो को रखी जाती थी और पूरे गांव के लोग आके उस चौपाल के कार्यक्रम को बड़े तन्मयता से सुनते थे जी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती थी, मनोरंजन की चीज़ें ये, और आखिरी में मौसम का हाल भी बताते थे। जी। जी। उसके आधार पर किसान डिसाइड करते थे कि कब से हमको खेती करनी थी, वो ज़माना था वो। जी। और एक और उसमें सबसे अच्छा चीज़ होता था कि उसमें ये बताते थे कि कब से आपको बोनी करनी है जी। कब से बोनी के लिए सही समय रहेगा तो आपको उपज का ऐसे फ़ायदा मिलेगा, ये होगा। और उसमें छत्तीसगढ़ी गीत भी बीच बीच में बजता था जी। कि मोर संग चलो रे गिरे परे हफ्ते मन, लक्ष्मण मस्तूरिया जी का गाना है। ये गाना भी हम लोग उसी समय उसी से सुनते थे। तो वो एक वो ज़माना था। तो इस प्रकार से आकाशवाणी से तो हमारा बड़ा क्या बोलना चाहिए, घर का विषय है और बड़ा लगाव है। और बहुत सारे और अनुभव हैं कि दोपहर में भी, इतवार के दिन भी बहुत सारे गाने आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते थे, वो भी हम लोग लगातार सुनते थे। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल, जी। जी। शायद आपको याद होगा, आप 83 में पता नहीं हम तो उस समय 1983 की बात है जब वर्ल्ड कप फाइनल था, गर्मी का दिन था और हम लोग गांव में रहते थे। तो उस समय उसका वो प्रसारण हो रहा था, कमेंट्री। तो हम लोग भी आकाशवाणी के माध्यम से ही कमेंट्री में हम लोग सुने थे कि इसमें फाइनल चल रहा है और आखिरी में 3:30 पौने 4 बजे रात को मैच ख़त्म हुआ। तो हम लोग उस दिन भी गांव में, अगले दिन रात को तो नहीं लेकिन अगले दिन सवेरे मंदिर में जाके सब लोग पूजा किए थे कि हमारा देश वर्ल्ड कप क्रिकेट पहली बार जीता है। जी। जी। और कपिल देव की जिंदाबाद हम लोग अपने गांव के जो हमारा बहुत सारा अच्छा जगह था, सब जगह कपिल देव जिंदाबाद हम लोग उस दिन लिखे थे। जी। तो वो एक ऐसा जुड़ाव है रेडियो से और आकाशवाणी से। जी सर, अब समय हो गया है कि हम कार्यक्रम को समेटें, लेकिन अंत में चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, पुलिस प्रशासन को, युवाओं को, महिलाओं को, हमें सुन रहे तमाम लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जो भी अभी बच्चे हैं 12th पास कर लिए हैं या ग्रेजुएट कर लिए हैं, उनके लिए एक मेरा बड़ा संदेश है कि सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित कर लें जी कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, कि बिजनेस करना है, कि किसी प्रोफेशन में जाना है, कि ठेकेदारी करना है, जो भी आपका काम करना है उस लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य की ओर काम करना आप शुरू कर दीजिए जी। आप ईमानदारी से एकदम उसमें काम कीजिए। लक्ष्य में आपके क्या क्या रास्ते हैं, उन रास्तों को समझिए और उन रास्तों पे आप चलने का प्रयास कीजिए। सफलता आपको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। इसमें एक चीज़ और है, ईमानदारी से प्रयास और ईश्वर के प्रति आस्था जी। और आप ये सोचिए कि आप जब भी सफल होंगे, चाहे वो नौकरी में सफल हो, बिजनेस में सफल हो या किसी प्रोफेशन में सफल हो, आप सोचिए कि जो आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनसे बड़े ईश्वर, प्रत्यक्ष ईश्वर तो और कोई है नहीं जी। आप सोचिए कि जब आप सफल होंगे, सफलता की उनको सूचना मिलेगी या आप जाके बताएंगे, तो माँ बाप के चेहरे में जो खुशी होगी, उस खुशी को इमेजिन कीजिए और उसको अपना प्रेरणा बनाइए। उस प्रेरणा के आधार पर आप काम कीजिए, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका काम भी अच्छे से होगा और आप सफल भी होंगे। मैं ऐसे मानता हूँ। हर काम में एक चीज़ और सोचना चाहिए कि देश सबसे ऊपर है जी, राष्ट्र सबसे ऊपर है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के पेट पालने के लिए कर रहे हैं, वो तो है, ये जीविका अर्जन के लिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। आज का युवा से मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनसे अपील है, आप देश के लिए काम करने का प्रयास कीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा जी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देश है, केंद्र बिंदु हमारा देश है, भारत है। तो उस पर उसको केंद्र बिंदु में रखिए और अपना हर काम कीजिए कि मैं देश के लिए क्या सेवा कर रहा हूँ। आपको लगता है कि एक डॉक्टर है, एक दूसरे मरीज का इलाज करता है, एक्चुअल में देश सेवा है। मरीज का इलाज तो कर ही रहा है, लेकिन उसके माध्यम से वो देश है क्या, जनता, भूमि, यही दोनों मिलके तो आप मानव के लिए काम कर रहे हैं, मतलब देश सेवा है। तो हमेशा और अपने काम को बहुत अच्छे से कीजिए, हमेशा मानव को बराबर समझिए। जैसे हमारे गुरु घासीदास जी की शिक्षा है कि मानव मानव एक समान, तो उसको मानिए आप। हर मानव को आप किसी प्रकार से तकलीफ़ न दें, उसको तकलीफ़ ना हो, उसको तकलीफ़ को कितना कम कर सकते हैं
और जितना आप तकलीफ कम करेंगे, हर मानव उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, और वो सब प्रगति अल्टीमेटली किसके लिए होता है? राष्ट्र के लिए होता है जी। तो आप राष्ट्र को केंद्र बिंदु में रखिए और काम कीजिए। निश्चित रूप से आप खुद का जितना आप विकास करेंगे, खुद के काम को जितना अच्छा करेंगे, वो राष्ट्र के लिए अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक विवेकानंद जी का बड़ा भाव है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसको आप हमेशा जीवन में लेके चलिए कि आप किसी भी फील्ड में रहें, आप वाकई में मनुष्य की सेवा तो कर रहे हैं जी। हर माध्यम से आप मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, और मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। उसको आप बिल्कुल मानिए। विवेकानंद जी का ये अत्यंत सत्य वचन है, उसको मानिए और आप मानव की सेवा कीजिए। मानव की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना रहता है कि जिस भी क्षेत्र में जाना है कि आप जाइए, ईमानदारी से उसमें काम कीजिए। माता पिता के जो चेहरे पे खुशी होगी उसको हमेशा प्रेरणा बनाइए, आपको सफलता मिलेगी जी। सर, बहुत अच्छे विचार हैं और अवश्य ही इससे हमारे श्रोता, युवा, विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और सर, आप अपने व्यस्तम दिनचर्या में से समय निकाला आपने और हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातें की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी हमें जब कभी भी मौका मिलेगा आपसे फिर मुलाकात होगी। बहरहाल आज के इस बैठक के कार्यक्रम के लिए आज आपने समय निकाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं पूरा आकाशवाणी परिवार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतने 90 वर्ष पुरानी संस्था में मुझे आज आने का अवसर मिला पहली बार जी। नहीं तो हम रेडियो के माध्यम से ही सुनते रहे, और आपके साथ रहकर जो भी हमने क्षण गुजारे हैं, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पे आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आने वाले वर्ष में आकाशवाणी और जनता के बीच जाए और लोगों को मनोरंजन करे, सूचना दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और श्रोताओं, इसी के साथ बैठक का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एक नए अंक के साथ अगली कड़ी में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी परमेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।